नमस्कार, विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के कुछ दिलचस्प शब्दों और उनके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्दों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। देखिए, मकसद सिर्फ सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक ही चीज के लिए इतने अलग अलग शब्द क्यों हैं, उनमें क्या बारीकियां हैं, है ना? और ये विविधता भाषा को कैसे और ज्यादा रिच बनाती है। बिल्कुल। पर्यायवाची शब्द दरअसल भाषा की नब्ज जैसे होते हैं। इनसे पता चलता है कि एक ही चीज को कितने अलग अलग नजरियों से देखा गया है, महसूस किया गया है। कोई शब्द ज्यादा फॉर्मल होता है, कोई आम बोलचाल का, कोई शायद थोड़ा पोएटिक, है ना? सही कहा। आज हम अंग अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे और देखते हैं हर शब्द के साथ कितने रंग जुड़े हैं। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है अंगीठी। इसका सामान्य अर्थ तो हम सब जानते हैं, आग जलाने का पात्र या जगह। सर्दियों में अक्सर काम आती है। हाँ, अंगीठी बहुत ही घरेलू सा परिचित शब्द है, लेकिन इसके पर्यायवाची देखिए, उनमें अलग अलग पहलू दिखते हैं। पहला है अग्निकुंड। अग्निकुंड, ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा ज्यादा औपचारिक या कह सकते हैं धार्मिक संदर्भ का एहसास देता है। जैसे यज्ञ वगैरह के लिए बना कुंड, मतलब आग जलाने के लिए बना गड्ढा या पात्र। हाँ, कुंड शब्द से ही थोड़ा एहसास बदल जाता है। अच्छा, दूसरा पर्यायवाची? दूसरा है अंगारिणी। अंगारिणी। जी, यह शब्द सीधे सीधे अंगीठी के काम पर जोर देता है। अंगारे रखने वाला पात्र, अंगार से बना है। अच्छा, तो वो गर्माहट और दहकते कोयलों वाली तस्वीर दिमाग में आती है। बिल्कुल। और तीसरा है अग्निपात्र। अग्निपात्र, यह भी अंगारिणी जैसा ही है, पर शायद थोड़ा ज्यादा सामान्य। आग रखने का बर्तन, इसमें कोई खास बनावट या संदर्भ नहीं, बस आग रखने का एक साधन। चौथा पर्यायवाची थोड़ा अलग है, अगियारी। बिल्कुल। अंग्यारी का संदर्भ अक्सर पूजा पाठ से जुड़ता है। ये वो जगह है जहां आग सुलगाई जाती है, खासकर धार्मिक कामों के लिए। अच्छा, मतलब सिर्फ तापने के लिए नहीं, पवित्रता के प्रतीक के तौर पर भी। हाँ, ये बारीक अंतर है। अगला है अलाव। ये तो काफी सुना हुआ शब्द है। हाँ, सर्दियों में गांव देहात में बहुत आम है। जी, अलाव अंगीठी से थोड़ा अलग है। ये आमतौर पर खुले में होता है, जमीन पर लकड़ियां या उपले जलाकर। समूह में तापने का साधन ज्यादा है, जबकि अंगीठी थोड़ी व्यक्तिगत या घरेलू चीज है। यानी आकार और जगह का फर्क है। अच्छा, छठा है आतशगाह। ये सुनने में फारसी जैसा लग रहा है। हाँ, ये फारसी से ही आया है। आतश मतलब आग और गह मतलब जगह। तो आतशगाह यानी आग का स्थान। जी, ये शब्द आपको उर्दू शायरी या पुरानी कहानियों में मिल सकता है, आम बोलचाल में तो कम ही है। भाषाएं कैसे शब्द लेती हैं एक दूसरे से। सातवां है तेमिनी। हाँ, ये अंगीठी का ही एक और नाम है, शायद थोड़ा कम चलता है या किसी खास इलाके में इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, और आठवां है कौड़ा। ये भी कुछ वैसा ही है। हाँ, लगता तो है। कौड़ा भी अंगीठी का कोई स्थानीय या क्षेत्रीय नाम हो सकता है। चीजें वही रहती हैं, नाम बदल जाते हैं। तो देखिए, एक मामूली सी अंगीठी के लिए कितने सारे शब्द हैं, और हर शब्द उसके अलग इस्तेमाल, आकार, संदर्भ या भाषाई जड़ों को दिखाता है। वाकई ये सिर्फ सूची नहीं, भाषा की परतें हैं। चलिए अब शरीर के हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है अंगुली। सामान्य अर्थ हाथ का पतला और लचीला भाग। हाँ, अंगुली या उंगली, इसके भी कई पर्यायवाची हैं। पहला है अंगुरी। अंगुरी, ये उंगली का ही एक रूप है, शायद थोड़ा ज्यादा लोक प्रचलित या काव्यात्मक लगे। और दूसरा उंगली ही है, जो शायद सबसे आम है। बिल्कुल, उंगली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा है अंगुलिका। अंगुलिका, इसमें इका लगा है। हाँ, इससे छोटेपन का भाव आता है, जैसे छोटी उंगली के लिए या प्यार से उंगली कहने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चौथा वाला बहुत दिलचस्प है दीदी थी। यहाँ लिखा है कि इसका असली मतलब तो प्रकाश या किरण होता है, पर यहाँ उंगली के लिए कैसे? है ना दिलचस्प। दीदी थी का मतलब है किरण या रोशनी। शायद उंगली की पतली सीधी बनावट या उसके इशारे से दिशा दिखाने वाले गुण के कारण उसे किरण से जोड़ा गया हो। अच्छा, जैसे सूरज की किरणें दिशा दिखाती हैं, वैसे ही उंगली भी। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये निश्चित रूप से एक काव्यात्मक या लाक्षणिक प्रयोग है, रोजमर्रा की बातचीत में नहीं मिलेगा। अद्भुत, कैसे लेखक ऐसी उपमाएं करते हैं। और पांचवा है शक्वरी। शकुरी। जी, ये उंगली के लिए एक संस्कृत शब्द है, पुराने ग्रंथों या शास्त्रीय भाषा में मिल सकता है। ये दिखाता है कि कैसे तत्सम शब्द भी हिंदी के पर्यायवाची लिस्ट का हिस्सा है। तो अंगुली के लिए भी
सामान्य अंगुली, लोक अंगुरी, छोटा अंगुली का, लाक्षणिक दीधिति और शास्त्रीय शकवरी, कई तरह के शब्द हैं। अब उंगली से ही जुड़े अंगूठे पर आते हैं। सामान्य अर्थ मोटी उंगली, अंगूठा हाथ का एक बहुत जरूरी हिस्सा। इसके पर्यायवाची देखते हैं। पहला है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ, ये संस्कृत का शब्द लगता है। बिल्कुल, ये अंगूठे का शुद्ध संस्कृत तत्सम रूप है। अक्सर थोड़ी औपचारिक भाषा या योग वगैरह के संदर्भ में सुना जाता है, जैसे अंगुष्ठ मुद्रा। दूसरा है अंगुष्ठे। ये कैसा शब्द है? अंगुष्ठे भी अंगूठे के लिए ही इस्तेमाल होता है। हो सकता है ये अंगुष्ठ का ही कोई बदला हुआ रूप हो या थोड़ा कम औपचारिक। अच्छा, तीसरा है वृद्धांगुली। इसका क्या मतलब हुआ? वृद्धांगुली मतलब बूढ़ी उंगली या बड़ी उंगली। अंगूठा बाकी उंगलियों से मोटा और थोड़ा अलग होता है ना, शायद इसीलिए उसे ये नाम दिया गया हो। एक तरह से ये उसका वर्णन कर रहा है। हाँ, ये तो है। चौथा बड़ा मजेदार है, ठेंगा। हम अक्सर ठेंगा दिखाना मुहावरे में इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठेंगा अंगूठे का एक बहुत ही अनौपचारिक और मुहावरेदार नाम है। और ज्यादातर नकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल होता है। किसी को चिढ़ाने या मना करने के लिए अंगूठा दिखाना है। सही। ये दिखाता है कि कैसे शरीर का एक अंग एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन जाता है। बिल्कुल। और पांचवा है रीढ़ा। ये भी कम सुना है। रीढ़ा जी। रीढ़ा भी अंगूठे का एक पर्यायवाची है। संभवतः ये भी कोई क्षेत्रीय या कम प्रचलित शब्द हो सकता है। तो अंगूठे के लिए भी तत्सम अंगुष्ठ, वर्णनात्मक वृद्धांगुली और अनौपचारिक मुहावरेदार ठेंगा जैसे कई रूप हैं। उंगली और अंगूठे की बात हो गई तो अब अंगूठी पर आते हैं। सामान्य अर्थ उंगली में पहनने वाला आभूषण। अंगूठी एक छोटा सा गहना जिसके कितने रूप और नाम हैं। पहला पर्यायवाची है मुद्रिका। मुद्रिका, ये शब्द खास लगता है। हाँ, ये खास तरह की अंगूठी के लिए, मतलब वो अंगूठी जिस पर कोई मोहर हो, निशान हो या नाम खुदा हो। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में होती थी। वो प्रसंग बहुत मशहूर है। याद आया। तो ये सिर्फ पहनने की नहीं, पहचान या अधिकार की भी प्रतीक थी। अच्छा, दूसरा है छल्ला। छल्ला आमतौर पर एक साधारण गोल बिना नग वाली अंगूठी को कहते हैं। ये शब्द उसकी बनावट पर जोर देता है। और तीसरा है मुंदरी। ये काफी देसी सा लगता है। हाँ, मुंदरी अंगूठी का एक सामान्य लोक प्रचलित या देसी शब्द है। लोकगीतों और कहानियों में अक्सर मिल जाता है। चौथा है छाप। ये मुद्रिका जैसा ही है। बिल्कुल, छाप का मतलब भी वही है, मोहर वाली अंगूठी। ये मुद्रिका का ही एक और पर्यायवाची है, जो उसके निशान या चिन्ह वाले पहलू पर जोर देता है। और पांचवा है अंगुलिक। अंगुलिक का शाब्दिक अर्थ है उंगली में पहनने योग्य। अच्छा, ये सीधे सीधे अंगूठी के कार्य या स्थान को बताता है। ये थोड़ा संस्कृतनिष्ठ शब्द है। तो एक अंगूठी के भी कितने रूप? पहचान वाली मुद्रिका, छाप, साधारण छल्ला, लोक प्रचलित मुंदरी और उसके स्थान को बताने वाली अंगुलिया। कमाल है। अब एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसके कई मतलब हैं। अंक, सामान्य अर्थ दिया है किसी संख्या, गोद या प्रतीक के अर्थ में प्रयुक्त शब्द। जी हाँ, अंक हिंदी के उन शब्दों में से है जिनके एक से ज्यादा मतलब है और हर मतलब के अपने पर्यायवाची हैं। पहले संख्या वाले अर्थ को देखते हैं। हाँ, इसके पर्यायवाची हैं आंकड़ा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, डेटा, क्रमांक, सीरियल नंबर, क्रम बताने वाली संख्या, गिनती, गिनने का काम या संख्या, और हिंसा, ये अरबी से आया है, मतलब संख्या या अंक। अच्छा, तो ये चार संख्या से जुड़े हैं। आंकड़ा, क्रमांक, गिनती, हिंसा। ठीक है। अब गोद वाले अर्थ के। गोद के अर्थ में अंक के पर्यायवाची हैं अंकवार, मतलब गोद में लेना या अंक से संबंधित, आगोश, ये उर्दू फारसी प्रभाव वाला शब्द है, मतलब गोद, बहुपाश, और जाहिर है गोद बैठने या लिटाने के लिए जांघों का ऊपरी भाग। जैसे माँ बच्चे को अंक में लेती है, मतलब गोद में। बिल्कुल। और एक तीसरा अर्थ भी बताया गया है, निशान या प्रतीक। हाँ, सातवां पर्यायवाची निशान, चिन्ह या प्रतीक इसी अर्थ में है। जैसे परीक्षा में अंक मिलते हैं, वो एक तरह के निशान या मूल्यांकन के प्रतीक हैं। नाटक के हिस्से को भी अंक कहते हैं, वो भी एक तरह का विभाजन या निशान है। सही कहा। तो एक अंक शब्द संख्या, गोद और निशान, कम से कम इन तीन मुख्य अर्थों को समेटे हुए है और हर अर्थ के अपने पर्यायवाची। भाषा की गहराई देखिए। अब अंक से ही जुड़े दो और शब्द हैं। पहला है अंकक, सामान्य अर्थ मूल्य की गणना या निर्धारण करने वाला व्यक्ति। हाँ, अंकक यानी जो अंकन करे या मूल्यांकन करे, वैल्यू एसेस करने वाला।
इसके पर्यायवाची इसी भाव को दिखाते हैं। मूल्यांकक जो मूल्यांकन करे, आमूल्यक मूल्य आंकने वाला, मूल्य निरूपक मूल्य का वर्णन या निर्धारण करने वाला, और मूल्यांकनकर्ता जो मूल्यांकन का काम करता है। ये सारे शब्द किसी चीज की कीमत, योग्यता या स्तर तय करने वाले व्यक्ति के लिए हैं। जी, ये शब्द शायद औपचारिक या तकनीकी भाषा में ज्यादा इस्तेमाल होते होंगे। हाँ, लगता तो है। जैसे परीक्षा का परीक्षक मूल्यांकन करता हुआ। बिल्कुल, या किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने वाला मूल्यांकक। और इसी कड़ी में अगला शब्द है अंकन। सामान्य अर्थ, चित्र या संख्या लिखने का कार्य। अंकन यानी अंक डालने या निशान लगाने की क्रिया, द एक्ट ऑफ मार्किंग और इवैल्यूएटिंग। इसके पर्यायवाची हैं आकलन, अनुमान लगाना या मूल्यांकन करना, क्रमांकन, नंबरिंग करना, चिन्हन, निशान लगाना, लिप्यांकन, लिखने या लिपिबद्ध करने की क्रिया, और मूल्यांकन, मूल्य तय करने की क्रिया। आप देख सकते हैं कि ये क्रियाएं अंक के अलग अलग अर्थों, संख्या, निशान, मूल्यांकन से जुड़ी हुई हैं। ये तिकड़ी अंक, अंकक, अंकन दिखाती है कि कैसे मूल शब्द से कर्ता और क्रिया के लिए भी अलग अलग शब्द बनते हैं। बहुत व्यवस्थित। बिल्कुल। भाषा में ये व्यवस्था अक्सर दिखती है। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं और प्रकृति की ओर चलते हैं। अगला शब्द है अंकुर। अंकुर, सामान्य अर्थ, पौधे या जीवन की आरंभिक अवस्था, नई शुरुआत का प्रतीक। जी, इसके क्या पर्यायवाची हैं? पहला है कुंपल। कुंपल, हाँ, ये पेड़ पौधों में नई निकली हुई मुलायम पत्ती या कली के लिए इस्तेमाल होता है। अंकुर का ये एक थोड़ा बढ़ावा रूप समझ लीजिए। दूसरा है कलिका। कलिका यानी छोटी कली, फूल खिलने से ठीक पहले की अवस्था। ये भी नई शुरुआत और नाजुकपन का प्रतीक है। तीसरा है नवपल्लव। नवपल्लव मतलब नया पत्ता, नव यानी नया, पल्लव यानी पत्ता। ये भी कोंपल जैसा ही है पर थोड़ा ज्यादा संस्कृत निष्ठ है। चौथा है अखुआ। ये शब्द सुना है, खासकर बीज के संदर्भ में। हाँ, अखुआ आमतौर पर बीज से निकले नन्हे पौधे को कहते हैं। जब बीज फूटता है तो जो पहली चीज बाहर आती है उसे अखुआ कहते हैं। पांचवा है कुल्ला। ये थोड़ा अनजाना सा है। कुल्ला भी अंकुर का एक और नाम बताया गया है। शायद ये भी क्षेत्रीय हो या कम प्रयोग में आता हो। छठा है गाभा। इसका क्या अर्थ है? गाभा अक्सर बीज के अंदर के मुलायम गूदेदार हिस्से को या कभी-कभी अंकुर को भी कहते हैं। वो अंदरूनी जीवन देने वाला हिस्सा। अच्छा, और सातवां पर्यायवाची बहुत ही रोचक है, संतान। अंकुर को संतान क्यों कहा? ये एक लाक्षणिक प्रयोग है, बहुत सुंदर। हाँ, जैसे माता पिता से संतान पैदा होती है, वैसे ही बीज या पौधे से अंकुर, अंकुर पौधे का बच्चा या उसकी वंश वृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह नई शुरुआत, वंश या अगली पीढ़ी के प्रतीक के रूप में अंकुर को संतान कहा जा सकता है। ये भाषा की क्रिएटिविटी है। ये सचमुच बहुत गहरा और सुंदर प्रयोग है। अंकुर के ये पर्यायवाची प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और जीवन के प्रति एक दार्शनिक नजरिए को दिखाते हैं। अब हम अगले शब्द पर आते हैं, अंग। सामान्य अर्थ, शरीर का भाग या अंश। अंग एक बहुत ही बेसिक शब्द है। इसके कई पर्यायवाची हैं जो या तो शरीर को या किसी चीज के हिस्से को दिखाते हैं। पहले शरीर के अर्थ में देखते हैं, देह, तन, काया, गात्र, वपु। देह, तन, काया तो आम है। हाँ, गात्र थोड़ा साहित्यिक है और वपु संस्कृत निष्ठ है, जिसका मतलब शरीर या सुंदर रूप भी होता है। ये पुराने साहित्य या कविताओं में मिलता है। सही। और हिस्से के अर्थ में? हिस्से या भाग के अर्थ में पर्यायवाची हैं अवयव, शरीर का हिस्सा या किसी सिस्टम का कंपोनेंट। खंड, टुकड़ा, हिस्सा, हिस्सा, भाग और संभाग, बड़ा भाग या विभाग। ये शब्द सिर्फ शरीर के अंगों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी चीज, क्षेत्र या विचार के हिस्सों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अंग शब्द शरीर से लेके किसी भी चीज के हिस्से तक फैला हुआ है। इसकी रेंज कमाल की है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का आखिरी शब्द है अंगभू। सामान्य अर्थ, स्वयं के शरीर या परिवार से उत्पन्न जन। अंगभू, इसका शाब्दिक अर्थ है अंग से उत्पन्न। भू इज इक्वल टू उत्पन्न होना। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पुत्र या संतान के लिए होता है, क्योंकि उन्हें शरीर का ही अंश माना जाता है। इसके पर्यायवाची इसी बात को और पक्का करते हैं। पुत्र बेटा, सुत बेटा, तनय तन यानी शरीर से जन्मा बेटा, आत्मज आत्म यानी स्वयं से जन्मा बेटा। ये चारों तो सीधे सीधे बेटे के लिए हो गए। और कौन से हैं? और है अंगभूत, जो अंग का हिस्सा हो
या उससे उत्पन्न हो। अंगज, अंग से जन्मा, बेटा ये अंगभू जैसा ही है। जा का मतलब भी जन्म लेना है। नंदन, आनंद देने वाला, अक्सर बेटे के लिए इस्तेमाल होता है। और सुवन, पुत्र या संतान। ये सभी शब्द इस विचार पर आधारित है कि संतानें अपने माता पिता के शरीर का ही विस्तार है। तनय और आत्मज, अंगभू और अंगज, इन शब्दों की बनावट ही उनका मतलब बता देती है। और नंदन में एक इमोशनल पहलू भी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पर्यायवाची सिर्फ मतलब नहीं, बल्कि उनसे जुड़े भाव और सामाजिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमने अंगीठी से लेकर अंगू तक के शब्दों और उनके पर्यायवाचियों की ये जो यात्रा की, हमने देखा कि कैसे हर शब्द के पीछे एक कहानी है, एक संदर्भ है, एक बारीक सा अंतर छुपा है। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भाषा की आत्मा के दर्शन है। ये सचमुच एक ज्ञान बढ़ाने वाला सफर था। हमने सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं देखी, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ, उनके इस्तेमाल और सांस्कृतिक संदर्भों को समझने की कोशिश की। यह दिखाता है कि हिंदी भाषा कितनी समृद्ध और सूक्ष्म है। और यही समृद्धि हमें अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा सटीकता और सुंदरता से कहने की क्षमता देती है। तो ये थी हमारी आज की भाषाई पड़ताल। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।